नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। कल मैंने बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू NIA। इलेक्ट्रिक करंट बताता है कि हमें एरिया वेक्टर को आउटसाइड लेना है या इनसाइड लेना है, फिंगर को कर्ल करना होता है, और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बताई गई थी ये बातें। आज हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं और टॉर्क को सीखने वाले हैं। जैसे मान लो एक सिचुएशन है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ये रही मैग्नेटिक फील्ड और इसमें पड़ी हुई है एक कॉइल, कुछ ऐसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ी है। मैंने कल भी बताया था कि अगर मान लो मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को 4 पार्ट में ब्रेक कर दूं थोड़ी देर के लिए, 4 अलग अलग रॉड्स हैं, तो बताओ एक रॉड पे कितना फोर्स लगेगा। अगर इस पे करंट है I, इसकी लेंथ है L और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है B, तो क्या फॉर्मूला बताया था फोर्स का? F इज इक्वल टू, अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा, या फिर IL क्रॉस B। I की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रखो और B की डायरेक्शन में घुमा दो, बताओ चारों पार्ट में फोर्स कहां लगेगा? सोचना, 4 पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, फोर्स कहां लगेगा सोचते हैं। पहले इसमें बताओ, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। अपनी फिंगर रखो I की डायरेक्शन में राइट हैंड की और इधर घुमानी है, मतलब ऐसे। तो थंब कहां आ रहा है? इनसाइड। इनसाइड को मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। इसमें बताओ ऊपर वाले पे, तो मैंने लग रहा करंट भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो फोर्स कितना लगेगा? 0, देयर विल बी नो फोर्स। ऐसे इस पे 0 फोर्स। इस पे बताओ, करंट आ रही है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब कहां आ रहा है? आउटसाइड। बताओ इस पे टोटल फोर्स कितना लगा? अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा? इन दोनों पे फोर्स कितना था? 0। इस पे है इनसाइड, इस पे है आउटसाइड, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 0। लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर इसी शीट पे एक फोर्स अंदर की तरफ लगे, एक फोर्स बाहर की तरफ, तो क्या होगा? ये तो घूम जाएगी, है ना? ये घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। ये पार्ट अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर, मतलब ऐसे ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन, कुछ इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस डायरेक्शन में घूमेगी, तो ये है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अगर मैं टॉर्क को लिखना चाहूं तो ध्यान से समझना बेटे, ठीक है? लेटर से हमारे पास ये लेंथ L दी है और इसको मैं नाम दे रहा हूं B। तो टॉर्क का कोई फॉर्मूला याद है किसी को? एनीवन? टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा बताना कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी अभी मैंने बताया था, इसकी वजह से BI कितना? L। और कितने डिस्टेंस पे है ये, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका एक्सिस से, कितनी दूर है ये? अगर ये टोटल है B तो ये कितना होगा? B/2। ठीक है, याद रखना, इसको अंदर की तरफ घुमाना चाह रहा है, इसकी वजह से बताओ। BIL फिर से डिस्टेंस कितना है? B/2। अब मुझे यह बताओ कि ये दोनों टॉर्क सेम, मतलब ये दोनों जो फोर्सेस हैं, क्या इस लूप को सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं या अलग? ये कहां भेजना चाह रहा है इसे? अंदर की साइड, मतलब ऐसे घुमाएंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगी। और ये भी क्या कर रहा है? ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है ना? ये पूरा का पूरा इसको सपोर्ट कर रहा है सिस्टम को। दैट मीन्स ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी। तो ये दोनों कैसे क्या होंगे? ऐड। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो दोनों में से BIL B/2, BIL B/2, तो क्या बन जाएगा? हाफ हाफ कितना होता है? 1, तो ये बन जाएगा BIL B। बस मुझे टॉर्क की डायरेक्शन बता दो, हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ओए XYZ में कौन सी डायरेक्शन होती है? X मतलब I कैप। जहां फोर्स लग रहा है ये कौन सी डायरेक्शन है? ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ये Z एक्सिस, -Z एक्सिस होती है। और ये कौन सी है फिर? ये Y एक्सिस है। Y एक्सिस का मतलब मुझे साथ में क्या लगाना चाहिए? J कैप। यहां तक कुछ कंफ्यूजन? ये क्या चीज है? एनीवन? ये क्या लिखा? L इंटू B, दिस इज एरिया ऑफ दिस लूप। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे I इंटू A इंटू B
जे कैप। किसी को याद है ये क्या चीज है? I इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होती तो मैं n भी लगा देता। तो ये क्या चीज है? I इंटू ए या फिर NIA। ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। दैट मीन्स मैं इसे लिख सकता था MB जे कैप, या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो M क्रॉस B। ध्यान रखना बेटे, इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया, चारों पार्ट में फोर्स देख लिया, और फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है BIL sin थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट में या लेंथ में 90 डिग्री का एंगल था, तो हमने साइन थीटा के लिए बिल्कुल भी हम परेशान नहीं हुए, 90 डिग्री पुट कर दिया। एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ भेजना चाह रहा तो नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन इसको घुमा देगा, मतलब टॉर्क तो पक्का होगा अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगी। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने दोनों फोर्स को लिखा BIL, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है एक्सिस से, तो एक का B/2 दूसरे का भी B/2, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एक क्लॉकवाइज घूमने के लिए। दोनों को ऐड करा तो बना BIL इंटू B विच इज एरिया, और हमें पता लगा ये टर्म तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है, जिसको हमने M लिख लिया। आज के बाद फॉर्मूला याद रखेंगे MB साइन थीटा या फिर M क्रॉस B। सभी को समझ आ गया यहां तक? अगर कभी भी हमारे पास रेक्टेंगल की जगह कोई और शेप आ जाए तो क्या चेंज होगा? एरिया चेंज होगा बस। जैसे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये रहा एक लूप, ये रहा इलेक्ट्रिक करंट, इसकी कुछ रेडियस है R, और मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट का मतलब कहां होता है? बाहर। चलो बताओ, टॉर्क फोर्स कितना लगेगा? जल्दी ध्यान से सोच के। सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा करते हैं, क्या बनेगा? अगर 1 टर्न है तो NI, और एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल πr²। थोड़ा सा तेज बोल लिया करो बेटे, तो बन जाएगा I πr²। टॉर्क के लिए हमें चाहिए M क्रॉस B। M की डायरेक्शन बताओ क्या होगी? आउटसाइड, इनसाइड, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को घुमाओ तो थंब कहां आ रहा है? आउटसाइड। तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन कहां हुई? I πr² इंटू में आउटसाइड मतलब K कैप। और B की डायरेक्शन कहां है? B कहां दिख रहा है? डॉट का मतलब आउटसाइड, ये भी K कैप। तो बताओ टॉर्क कितना आएगा? I πr² K कैप क्रॉस B इंटू K कैप। K क्रॉस K कितना होता है? तुम्हारे पे तो जुर्माना रखना पड़ेगा, तब आवाज निकलेगी तुम्हारी। K क्रॉस K कितना होता है? गाड़ी के पीछे स्टिकर लगवा लो अब इसके, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के। K क्रॉस K 0। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को बिल्कुल ही? इसका मतलब क्या ये लूप घूमेगी? टॉर्क ही 0 है, किस बात के लिए घूमेगी, है ना? फोर्स बताओ, फोर्स कितना होगा? बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, ये चल रही है करंट, करंट नीचे की डायरेक्शन में है। BIL फॉर्मूला लगाओ, I की डायरेक्शन में फिंगर, नीचे फिंगर और बाहर घुमाओ तो फोर्स कहां आ रहा है? लेफ्ट साइड। क्या हुआ? हाँ इधर भी करता हूं अभी। यहां पर देखेंगे तो ऊपर फोर्स, बाहर मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर सॉरी फोर्स बोल रहा हूं मैं, ऊपर इलेक्ट्रिक करंट, बाहर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहां आया? ऐसे ही जहां भी देखोगे ना ऐसे आ रहा है, तो बताना नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब इसमें फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0। तो फिर ये क्या कंडीशन में पड़ी हुई है? इक्विलिब्रियम। दिस इज इन इक्विलिब्रियम। टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0।
और ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं ये कहीं पे बात लिखवा ही देता हूं, नोट में लिख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास होता है mb sin थीटा। याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम हमें चाहिए तो टॉर्क 0 होना चाहिए। बता सकते हो टॉर्क की वैल्यू 0 कब आ सकती है? इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? साइन की वैल्यू 0 कब होती है? एक तो 0 पे ही और 180 पे भी 0 होती है। अगर 0 डिग्री होगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट सेम ही डायरेक्शन में है, देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे वाली सिचुएशन सोचो, एक तुमने ग्लास में या एक कप में एक बॉल को रख दिया, तुम बॉल को थोड़ा ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा? वापस नीचे आ जाएगी। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर इस बॉल पे देखा तो अगर थोड़ा सा मैंने इसको धक्का दिया, वापस आएगा कभी? नहीं ना। लेकिन अभी कैसा पड़ा हुआ है? अभी रुका हुआ है, अभी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा धक्का दिया तो ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कभी भी नहीं आएगा। तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा ही यहां पे भी होगा, जो हम अभी लूप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कभी 0 डिग्री एंगल होगा बिटवीन, याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b, और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई पूछ ले मैक्सिमम टॉर्क बताओ, तो mb होता है व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। ध्यान रखना, एक आध फॉर्मूला ये भी याद रख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, यहां भी वैसे ही है। इसमें होता है बस -m.b। मिनिमम एनर्जी होती है -mb 0 डिग्री पे, और मैक्सिमम एनर्जी होती है +mb 180 डिग्री पे। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। मेक श्योर ये सारी बातें ध्यान रखना, एग्जाम में बन जाते हैं इस पे क्वेश्चन। ये स्क्वायर है ऑफ लेंथ L। जरा मुझे फोर्स और टॉर्क के बारे में कुछ चीजें बता दो। फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, BIL विच इज IL क्रॉस B। चारों पार्ट में अलग अलग से देखो तो कितना फोर्स लगेगा? नेट फोर्स। ये दो में कितना लगेगा? ये तो सेम ही डायरेक्शन में ना, या सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहां कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इस वाले में बताओ फोर्स कहां लगेगा, इनसाइड या आउटसाइड? करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो इधर अपनी फिंगर को करा, थंब कहां है? क्रॉस। यहां पे नीचे और इधर तो आउटसाइड। तो घूमेगा, एक फोर्स अंदर लग रहा है, एक बाहर लग रहा है, घूमना स्टार्ट होगा। तो इस बार टॉर्क 0 है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं। टॉर्क की अगर कोई डायरेक्शन पूछ लेता तो किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन के अबाउट घूम रहा है ये? वाई एक्सिस के अबाउट, विच इज अलोंग वाई एक्सिस या जे कैप। ध्यान रखना इस चीज को। हो गया यहां तक? समझ भी आ रही हैं चीजें? कुछ एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, उनको ध्यान रखना। जैसे कभी हमसे पूछ लिया जाए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अगर कभी भी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, ऐसा सुना ना इनर्शिया के बारे में। कोई अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में, अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब अपनी स्टेट से चेंज नहीं होना चाहती कोई भी बॉडी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। अगर मैं रेस्ट में हूं तो रहना चाहूंगा, अवॉइड करूंगा मोशन को। समझ आ रहा है? ऐसे ही ये रोटेशनल इनर्शिया है। मतलब अगर कोई भी चीज रोटेट नहीं कर रही, रेस्ट पे पड़ी तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वो चाहेगी उस रोटेशनल मोशन को कंप्लीट करना, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करना। अगर कोई हमसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पूछ ले फॉर पॉइंट मास, तो वो होता है mr²। अगर मान लो ये रहा मास और इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है,
इस एक्सिस के अबाउट। अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये रहा डिस्टेंस r, तो ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना। और कुछ रिजिड बॉडीज का भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अगर ये रही एक रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट दिस एक्सिस, याद है +1 से कुछ फॉर्मूलास? इसका होता है ml²/12। अगर कोई कॉर्नर के अबाउट पूछ ले तो ml²/3। अगर मान लो एक रॉड ऐसे पड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, यहां डिस्टेंस है d, इस बार कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ऐसे सोचो कि ये पूरी रोड है ही नहीं, इसका छोटा सा मास, पूरी रोड गायब कर दो, सिर्फ इस ब्लू वाले पार्ट को देखना। कैसे लिखें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अभी बताया था, छोटे से पॉइंट मास का कैसे लिखते हैं? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं यहां एक और छोटा सा मास ले आऊं तो फिर से लिख देंगे मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब अगर कभी भी रोड कुछ इस तरीके से आ जाए कि उसके पैरेलल ही एक्सिस है, तो इसका फॉर्मूला होता है m, जो भी डिस्टेंस है। ध्यान रखना बेटे, अभी इन पे क्वेश्चन है इसीलिए मैं पहले लिखवा रहा हूं ये सारे के सारे, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, +1 क्लास से उठा रहे हैं रिजल्ट सारे, अगर कभी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया तो वो होता है mr²। एक्सिस ध्यान रखना कैसी है, सर्कल के एकदम परपेंडिकुलर। अगर ये एक्सिस ऐसे होती ना डायमीटर जैसी, ये है डायमीटर, फिर फॉर्मूला होता है mr²/2। अगर हमारे पास रिंग की जगह डिस्क होता, किसी को पता रिंग और डिस्क में फर्क? बिल्कुल सही, ये अपने पास डिस्क है जिसका फॉर्मूला होता है mr²/2, रिंग से आधा। फिर कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर, फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। और एक अपने पास कभी कभी आता है होलो स्फीयर, 2/3 mr²। दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज जिसके हमें जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में ही जरूरत पड़ने वाली है। बेटा पूछूंगा तो बताने पड़ेंगे, हालत सोच लेना वरना। मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पार्टिकल, लेट अस से इलेक्ट्रॉन, घूम रहा है अराउंड अ न्यूक्लियस, हमें निकालना है उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा ये सारी चीजें लिख ही ली हैं तो एक यहां पे और फॉर्मूला लिखवा देता हूं एंगुलर मोमेंटम का। वर्ड सुना आज से पहले? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L = I × ओमेगा या फिर mv/r। फिर से यहां पे r की जगह मुझे लिखना चाहिए r परपेंडिकुलर, मेक श्योर ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो कभी भी एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ इस तरीके से, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r इसकी रेडियस, तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? सही बोल रहे हैं, दोबारा? हाँ, ni होता है वैसे, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है तो I × a। बता सकते हो यहां पे एरिया क्या लिखूं? कैसी शेप है? सर्कल, तो क्या आएगा? πr²। इलेक्ट्रिक करंट का भी कोई फॉर्मूला बता दो। कृतिका कोई फॉर्मूला बता इलेक्ट्रिक करंट का, सबसे बेसिक। चार्ज डिवाइड बाय टाइम। यहां पे चार्ज कौन है जो घूम रहा है? E, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए था? E डिवाइड बाय टाइम। फिलहाल यहां तक तो पहुंचे। अगर मुझे टाइम भी कैलकुलेट करना होता तो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई टाइम का फॉर्मूला भी याद है या स्पीड का फॉर्मूला?
डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा एक चक्कर में, 1 रिवॉल्यूशन में? 2 पाई आर। और स्पीड v दे रखी है तो पुट कर देते हैं, e बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। एक r से r कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो m आ जाएगा e v r बाय 2। बेटे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा अजीब भी है। अजीब इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहां है बता सकते हो? अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट कहां होगी? सेम डायरेक्शन में होता है या ऑपोजिट? ऑपोजिट, मतलब करंट यहां है। तो बताना जरा मैग्नेटिक मोमेंट कहां होगा, ऊपर या नीचे? करंट की डायरेक्शन में होता है। दो ही ऑप्शन है, ये बाहर आ रहा है तो मैं बता देता हूं, ऐसे है सिचुएशन। ये सिचुएशन है तो अपनी फिंगर्स को घुमाया तो थंब कहां रहा है? नीचे। अलग से डायग्राम बना रहा हूं। तो अगर ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चल रहा है, करंट इधर है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमें पता लगा नीचे आ रही है। इस बार बेटे एक और भी चीज है जो हमें कैलकुलेट करनी है, विच इज एंगुलर मोमेंटम। ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि मैं एक और बार तुम्हें बिठा के अकेले में समझाने वाला हूं, ठीक है? फर्स्ट टर्म के लिए बिल्कुल लास्ट टाइम है ये, तो ध्यान से समझो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया था अभी? एम वी आर। लेकिन इस बार ध्यान से देखना, इस बार एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर है लेकिन पार्टिकल कहां जा रहा था? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस बार पार्टिकल की डायरेक्शन को देखो, तो पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे है। अगर इसकी डायरेक्शन में फिंगर करूंगा तो थंब कहां आ रहा है? ऊपर। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे है लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऊपर। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, m बाई एल इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2 डिवाइड बाई एम वी आर, विच इज m is equal to E by 2m into L। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटे, जो अभी लिखा मैंने। जब मैं 5th चैप्टर कराऊंगा, मेरे को नहीं लगता आज हम पहुंच पाएंगे जिस हिसाब की तुम लोग की हरकतें हैं, बट हम 5th चैप्टर में जाएंगे तो फिर मैं यहां पे बोहर्स मॉडल को भी लाने वाला हूं। वैसे बोहर्स मॉडल में याद है एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता था? बोहर मॉडल में पोस्टुलेट होते थे, है ना? नहीं पूछने वाला हूँ, डोंट वरी। वैसे होते थे ना पोस्टुलेट? चल इतना तो बता पाए। मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां नेगेटिव साइन आएगा। क्या इस पूरी स्लाइड में तुम रीजन ढूंढ पा रहे हो व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन? एक तो डायरेक्शन ऑपोजिट है और दूसरा हमें यह भी पता लगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव होता है ना? इसलिए भी समझ आया? एंगुलर मोमेंटम के एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लें। L इज इक्वल टू आई ओमेगा और दूसरा क्या होता है? एम वी आर। यहां पे बता सकते हो ये I क्या है? व्हाट इज दिस I? ये देखो अभी अभी लिखवाए बेटे सारे, क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है? चलो एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर हमसे कभी पूछ लिया गया कि रिंग है, मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, बहुत सारे चार्जेस हैं यहां पे, रिंग इस पे चार्ज दिया हुआ Q, मास दिया हुआ M, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूम रहा है
फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। एल का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, याद रखना। बता सकते हो फर्स्ट का क्या होना चाहिए? फर्स्ट में क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? E डिवाइड बाय 2m। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे नेगेटिव साइन लगाऊं या नहीं? नहीं ना, चार्ज का साइन देखना हमें, ठीक है, ध्यान रखना। मैं यहां पे पीछे लिख देता हूं, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इसमें ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए। मैं Q बाय M लिख देता हूं और Q को विद साइन पुट करना है, ये ध्यान रख लेना। चलो बताओ, E बाय 2m तक तो ठीक था। L का फॉर्मूला अब ये भी बताया था, एक होता है mvr और दूसरा I ओमेगा। बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखवाया था अभी अभी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कहां पे? ये रहा mr स्क्वायर, तो ये बन जाएगा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। लो हो गया, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मास है, ध्यान रखना, और ये कैपिटल M है। इसका बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू E, सॉरी पहले तो यहां पे E हटा के Q लिख देना, Q बाय 2m इंटू डिस्क का बताया mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। हो भी गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे ही इसका बताओ, रोड का कॉर्नर के अबाउट क्या होता है? Q बाय 2m। देखो अभी भी बताया था, रोड का कॉर्नर के अबाउट कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 3। ऐसे ही सेंटर के अबाउट बताया था, ml स्क्वायर बाय 12। एंड द फाइनल सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर का क्या लिखवाया था? 2 बाय 5 mr स्क्वायर, और हो गया। अभी भी मैंने तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था ना, क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम? अभी तो बताओ बाउल वाला एग्जांपल, कि अगर वापिस उसी पोजीशन में आ जाए, अगर मैंने थोड़ा सा उसे हिला भी दिया तो। अगर ये पेन को मैंने यहाँ से टाइट पकड़ लिया एकदम कॉर्नर से, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हिला रहा हूँ तो क्या हो रहा है? मैंने पूरा टाइट करके पकड़ा, मैंने इसे थोड़ा सा हिलाया और ये वापस चला गया। क्या हमारे पास कोई चीज़ है जो थोड़ा वाइब्रेट कर सके, ऑसिलेट कर सके? आसपास देखो, स्केल नहीं पड़ा किसी पे? एक मान लो मैंने ऐसा शीट ली, उसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया, तो क्या होता है? रहने दो बेटा। अगर मैंने एक सिंपल सी शीट ली, ठीक है, आयरन की शीट ली, उसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करा, छोड़, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट करी और छोड़ दिया, तो क्या होगा? क्या वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा या थोड़ी देर ऑसिलेट भी करेगा? ऑसिलेट करेगा ना, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, या हमने लास्ट टर्म में भी देखा था। SHM जब हम पढ़ते हैं ना, तब हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे थे कि अगर मैं किसी को भी मीन पोजीशन से, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है, अगर मैं एक पेंडुलम को उसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, यहां ले आऊं और छोड़ दूं, तो क्या होगा? यहां आ जाएगा वापस, नहीं ना? क्या होता है? वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे रुक जाएगा, वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि थोड़ी देर ऑसिलेट करेगा। इसे हम बोलते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने की दो कंडीशन थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहां पे भी एक कंडीशन आती है, इफ अ लूप is displaced from its equilibrium position, find time period of oscillation। ऑल्दो मैं तो तुम्हें प्रूफ कराने वाला हूं, डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा अपना, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है।
अगर कभी भी कोई लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर कभी भी अगर कोई लूप पे टॉर्क लग रहा है तो उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट कभी भी कोई लूप घूमती है तो उस पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अभी अभी बताया था, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इस बार मैंने इसे बड़ा ही थोड़ा सा छोटे से एंगल से डेविएट कर दिया, ठीक है। तो अगर कभी भी थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा क्या हो जाता है? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अगर कभी भी मैं एक लूप को उठा के थोड़ा सा उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से उठा रहा हूं, जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा? वापस चला जाएगा। इसका मतलब है ये जो टॉर्क है ना, ये बिहेव करेगा एज रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब होता है अगर तुम इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश भी करोगे ना, वहीं आ जाएगा वापस। दैट इज वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन ऑल्सो। टॉर्क का एक फॉर्मूला, जैसे अभी अभी मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, वैसे ही टॉर्क का भी एक फॉर्मूला होता है आई अल्फा। अगर मैं यहां पे पुट करूं तो बन जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई। कुछ समझ आया? ये 11th क्लास से फॉर्मूला उठाया मैंने, 11th क्लास का रोटेशन चैप्टर। हमने एसएचएम में एक बात पढ़ी हुई है, वी ऑल्सो नो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा फॉर एसएचएम, या इसे बोलते हैं एसएचएम की इक्वेशन। अगर यही इक्वेशन तुम्हें लीनियर वाले में देखनी है तो वो कुछ ऐसे दिखाई देती थी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। शायद तुमने ऐसा फॉर्मूला कभी देखा होगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। देखा कभी ऐसा? ये फॉर्मूला, इसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कह रहे हो? हाँ, ये वैसा ही है, फोर्स कांस्टेंट इन जनरल हम इसे बोलते थे। तो ये बन जाएगा, दोनों को कंपेयर करके देखो तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई आई, या ओमेगा इक्वल टू एम बी रूट में एम बी बाई आई। ओमेगा का कोई फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम 2 पाई बाय टी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, तो देखो एक और फॉर्मूला जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। दैट इज द फॉर्मूला। ऑल्दो हमारे लिए फॉर्मूला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट करेंगे हम, थोड़ा डेरिवेशन को भी देख लें तो ज्यादा अच्छी बात है। फिलहाल अगर फॉर्मूला भी दिमाग में उतार लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे। अभी नोट कर रहे हो इसे? बता देना जब हो जाए। मेरे ख्याल से कर लिया, शायद सबने नोट कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाना। एक धागे से एक रेक्टेंगल को बांधा हुआ, और ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक रहेगा अपना गैल्वेनोमीटर और चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसमें पूछा गया है टाइम पीरियड। ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये लेंथ दे रखी है L, और ईच साइड ऑफ मास M। 4 रोड से बना हुआ है ये स्क्वायर। सबसे पहला पार्ट पूछा गया है हमसे कि फोर्स बता दो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो। नेट फोर्स, नेट टॉर्क, और फिर उसके बाद टाइम पीरियड इफ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। इफ स्क्वायर या लूप, स्क्वायर लूप इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। चलो भाई, डायरेक्शंस निकालो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इलेक्ट्रिक करंट भी तुम लोगों को पता है। फोर्स बताओ पहले सारी तरफ, पहले इसमें बताओ फोर्स कितना आएगा। क्यों भाई जीरो क्यों? बाहर है मैग्नेटिक फील्ड। आई की तरफ फिंगर बाहर घुमाओ तो थंब कहाँ है? नीचे। इसमें बताओ, नीचे वाले में। आगे तरफ करंट, बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर। लेफ्ट वाले में बताओ।
ऊपर करंट, बाहर मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट। और इसमें ऑब्वियसली क्या होना चाहिए फिर? लेफ्ट। फोर्स कितना आया टोटल? 0। टॉर्क बताओ कितना आएगा? लग रहा है घूम पाएगी? उम्मीद तो नहीं लग रही है ना। सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके घूमने वाली तो बात नहीं लग रही इसमें। फिर भी हम एक बार चेक करना चाहेंगे एम बी साइन थीटा से। एम की डायरेक्शन बताओ कहां है? एम आता है करंट से, तो करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को घुमाओ। करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड बेटे यहां पे क्रॉस में। हाँ, एम की करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को घुमाया तो थंब कहां है? अंदर। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कहां है? अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है? इनसाइड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्रीज। और 0 का मतलब टॉर्क कितना हुआ? 0। लास्ट पार्ट, टाइम पीरियड। 2 पाई रूट में I डिवाइड बाय m, सॉरी m का फॉर्मूला क्या होता है? m होता है NIA। लेट अस से नंबर ऑफ टर्न्स 1 दी हुई है, अगर कुछ नहीं कहा तो I की प्लेस पे I लिख देते हैं। और एरिया क्या होगा इस लूप का? L²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कितने पार्ट हैं इस लूप के? 4 पार्ट हैं। चलो निकालते हैं। अगर ये लूप घूमी ना तो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा अबाउट दिस एक्सिस, ये जो मैंने डॉटेड सी बना रखी। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था ये रॉड बीच के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr, बिल्कुल सही, ml² बाय 12। तो मैंने लग रहा है जो इसके नीचे है उसके भी सेंटर से पास कर रही है, तो कितना आएगा? फिर से ml² बाय 12, तो 2 से मल्टीप्लाई। इस रोड के लिए क्या कंडीशन? ये रही एक्सिस, ये रही रोड। क्या बताया था? वापस चलते हैं उसी पे। ये देखो, ये रही रोड, ये रही एक्सिस। तो क्या फॉर्मूला था? md², मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है इसका? l/2। और दूसरे उधर वाली का, लेफ्ट वाली का, उसका भी l/2। तो ml² बाय m l/2 का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसको 2 टाइम्स, क्योंकि 2 रोड हैं। इन वैल्यूज को उठा के टाइम पीरियड में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी? एंड द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, गैल्वेनोमीटर। क्या करता है गैल्वेनोमीटर? अगर कोई पूछ ले कि गैल्वेनोमीटर करता क्या है, तो इट मेजर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। छोटी इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर करने का काम। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? कोई ये पूछ ले तो अभी तक जो हम कर रहे थे ना, उसी प्रिंसिपल पे। अ करंट कैरिंग कॉइल ऐसे लिखो, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। अगर कोई हमसे वर्किंग पूछ ले, वो भी आसान सी है, देखना। हमने क्या किया? 2 सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स लेके आए। सिलिंड्रिकल इसलिए क्योंकि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, रेडियस की तरह एक्ट करे वो मैग्नेटिक फील्ड। एक यहां है और एक इधर की डायरेक्शन। हम देख रहे हैं बाय द वे टॉप व्यू। इसके बीच में एक सिलेंडर डाला हुआ है, क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, और ये इसके ऊपर कुछ वायरिंग लपेटी हुई है। ये वायर है, ठीक है। इस वायर पे कुछ ऐसे नीडल है। ये हमने बना दिया इसके कुछ रीडिंग्स। अच्छा, वैसे हमें ये दिख तो नहीं रहा, लेकिन
ये वायर एक सिलेंडर पे लगाई हुई है, तो कैसी शेप होगी? अगर मैं इस पे वायर को लपेटना चाहूं ऐसे, तो रेक्टेंगुलर शेप होगी। सोच पा रहे हो? तो ये रेक्टेंगल है, हम तो टॉप व्यू देख रहे हैं सिर्फ इसका, और इसमें हम करंट भी फ्लो कराने वाले हैं। अभी अभी हमने देखा था, कभी भी किसी लूप में अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, ये पूरी डेरिवेशन उसके लिए ही कर रहे थे इतनी देर से, टॉर्क। देखो, अगर कभी भी किसी लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क, जिसका फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। ठीक है, कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कुछ। इसका मतलब है जैसे ही मैं यहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराऊंगा, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है कि सारी की सारी फील्ड लाइंस ना सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, ये सारी सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन बन रही है। अगर ये रही हमारे पास ये रेक्टेंगुलर लूप का टॉप व्यू, और ये रही एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से आ रही है, ये रही दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे से आ रही है। ध्यान से सोच के बताना, अगर ये है हमारे पास थीटा एंगल, ये भी है थीटा एंगल, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है उतनी मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। ठीक है, तो बताओ यहां पे बी का यहां कितना आ जाएगा? इस डायरेक्शन में बी कॉस थीटा, और यहां पे बी साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही इस बी का यहां कितना आ जाएगा? बी कॉस थीटा, और यहां कितना आ जाएगा? ऐसे ही जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं सबके साथ यही होने वाला है। क्या लगता है कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है लूप के जितने भी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है ना, सारे गायब। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बचेगी? कॉस थीटा, मतलब पैरेलल वाली बचेगी। इसका मतलब है सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये रही हमारे पास लूप, और ये रही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। वही मैग्नेटिक फील्ड बचेगी जो पैरेलल हो, बाकी सारी कैंसिल हो जाएगी। मैंने दिखाया तुम्हें, समझ पा रहे हो? सारी की सारी बाकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वाली बचेगी। इसका मतलब है अगर हम टॉर्क देखने के लिए जाएंगे, इसका पहले मुझे बताओ क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। किधर के डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मूवमेंट? करंट के डायरेक्शन में फिंगर करो तो कहां रहे थंब? आउटसाइड। याद रखना, इधर है मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क कहां होगा? दिमाग लगाओ, मैग्नेटिक मूवमेंट कहां आया? m बाहर। इधर है मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क कहां होगा? m क्रॉस b। m पे अपनी फिंगर रखो और b की तरफ घुमाओ तो टॉर्क कहां दिख रहा है? ऊपर। इसका मतलब है इस एक्सिस के अबाउट ये घूमना स्टार्ट कर देगा। हमें पता है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलता है NIA, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला B, और दोनों में कितना एंगल बन रहा है? M और B में 90 डिग्रीज। हमने मैग्नेट ही ऐसे चूज किए सच दैट वही मैग्नेटिक फील्ड बचे जो इसके पैरेलल हो, बाकी सब कैंसिल हो जाए, बाकी कुछ ना बचे। समझा? अब दिक्कत ये थी कि जैसे ही मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा, इस पर टॉर्क लगेगा, सबसे ज्यादा इतना ही हो सकता है टॉर्क लगेगा, तो ये घूम के नीडल इधर आ जाएगी। सारी दिक्कत आ गई कि वापस कैसे लाएं इस नीडल को? भेज तो दिया हमने, वापस भी तो लाना है। अगर मैं करंट फ्लो कराना बंद करूंगा तो ये नीडल कहां आ जाएगी? ये जीरो है, बताओ जीरो पे आ पाएगी या नहीं? जैसे ही मैंने करंट बंद कर दिया, टॉर्क लगना बंद, यहां से नीडल वापस आ पाएगी या नहीं? क्या चीज है जो इसे वापस लाएगी? नहीं लगाया अभी तक। इसका मतलब है कुछ जरूरत है जो इसे वापस भी ला पाए, विच इज हम यहां पे लगाने वाले हैं एक स्पाइरल शेप का स्प्रिंग। अगर कभी भी तुम किसी चीज को ट्विस्ट करते हो, किसी पॉलिथीन को लेके जा रहे हो, उसे तुमने ट्विस्ट कर दिया, छोड़ोगे तो क्या होता है? अनट्विस्ट भी तो होता है वो, है ना? वही यहां पे भी है। इसका मतलब है यहां पे एक और तरह का टॉर्क लग रहा होगा जिसे हम बोलते हैं ट्विस्टिंग टॉर्क, जो कि ऐसा फॉर्मूला दिखता है जिसका हमें C phi। जितना तुम इसे ज्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ही जल्दी वापस आ जाएगा। दोनों साइड थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमें दिखाई दे रहा है phi इज इक्वल टू NAB/C इंटू I, या फिर हम देख पा रहे हैं phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितनी ज्यादा तुम गैल्वेनोमीटर से करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा एंगल आ जाएगा, उतनी ज्यादा शो करेगा। यही तो चाहिए होता है। दिस इज एवरीथिंग अबाउट गैल्वेनोमीटर। समझ आया?
कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है क्या कितना भी करंट फ्लो करा दे हम गैल्वेनोमीटर से, द आंसर इज नो। इसकी वजह से बेटे, ये क्या चीज है पता है, ये है ट्विस्टिंग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं ज्यादा करंट फ्लो करा रहा हूं इसमें से, जो इसके अंदर का स्प्रिंग है ना वो टूट जाएगा। अगर मैं स्प्रिंग को बहुत ही ज्यादा हार्ड बना दिया तो क्या होगा, क्या लॉस होगा हमारा? अगर स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा टाइट है तो छोटे करंट को मेजर ही नहीं कर पाएगा, और अगर छोटे करंट मेजर करने हैं तो इसको हमें हल्का सा स्प्रिंग रखना होगा, फिर ज्यादा करंट नहीं मेजर कर पाऊंगा। तो हमने एक और टूल बनाया इसी गैल्वेनोमीटर को यूज करके। क्या बनता है? एमीटर, जो ज्यादा करंट को भी मेजर करता है। सिर्फ छोटा सा ही टॉपिक है, उसको भी कर लेते हैं। अगर हमसे कभी भी पूछा जाए आज के बाद करंट सेंसिटिविटी बताओ, यहां से बता देंगे। इस आई को नीचे भेज दो तो फाई बाय आई क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी, विच इज NAB डिवाइड बाय C। अगर हमसे कभी भी पूछा गया वोल्टेज सेंसिटिविटी बताओ तो फाई बाय V, V हमें पता होता है IR, तो फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। बेटे इसके ना डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ये जो मैं लिखवा रहा हूं अभी, पहले वाले की यूनिट हो जाएगी रेडियन पर एम्पियर, दूसरे वाले की होगी रेडियन पर वोल्ट। अगर हमें कभी भी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, ज्यादा करंट मेजर करना है, तो क्या करें? बता रखिए ये बात। ये रहा अगर गैल्वेनोमीटर, और ऊपर इसके पैरेलल में हम लगा देते थे एक छोटा सा रेजिस्टर लगा देते हैं, लेटर से S। ये S को ज्यादा करें या कम करें? मैं चाहता हूं जितनी भी करंट यहां से आ रही हो उसका थोड़ा सा पार्ट चला जाए गैल्वेनोमीटर से, IG लेटर से, बाकी बची हुई करंट ऊपर से चली जाए। तो क्या कब ऐसा हो सकता है कि कम करंट यहां से जाए ज्यादा करंट ऊपर से चली जाए? ज्यादा करंट कब जाएगी? जब इस रेजिस्टेंस को, अगर ये रेजिस्टेंस हुआ कम तो इसमें से पास होने वाली करंट हो जाएगी ज्यादा। मैं चाहता हूं मैक्सिमम करंट ऊपर से चली जाए, थोड़ी सी करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास हो ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। मैं सेट कर रहा हूं इन सारी चीजों को, मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि आने वाली करंट का 10% यहां से चला जाए, बाकी ऊपर से चला जाए। ये मुझे एडजस्ट करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर बताओ टोटल करंट आ रही है 1 एम्पियर की, मैं चाहता हूं 5% जाए गैल्वेनोमीटर से, बाकी ऊपर से, तो शंट कितना होगा? देखो बड़ा आसान सा है। पैरेलल में ये दोनों चीजें, पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां कितना पोटेंशियल? करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो IG इंटू G। ऊपर कितना पोटेंशियल? I माइनस IG इंटू, फॉर्मूला बन गया। और कोई फॉर्मूला ही नहीं हमें याद रखना। ऐसे ही अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना पड़ गया तो मैं चाहता हूं यहां से ज्यादा करंट ना आए, तो ये तो है वेरी लो या वेरी स्मॉल। इसमें क्या करें? अगर मैं इसको बहुत ज्यादा कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर करंट कम आएगी, तो इसमें शंट वेरी लार्ज होता है। यहां से अगर आ रही है IG तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस। अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज में लगा दो एक शंट, अगर हमें एमीटर बनाना है तो पैरेलल में लगा दो विद वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। समझ आ रही है बेटे? सब कुछ था गैल्वेनोमीटर के बारे में और आता ही है ये एग्जाम में। चीजें क्लियर हुई? तो ये था हमारा 4th चैप्टर।